हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आप सबका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। और हम ये आरएएस प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपने सेकंड टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे, जो है पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़। यहाँ पे हम बेसिकली कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी न्यूज़ में थे। अब उसमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना देश का नाम रोशन किया, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड जीते हैं, है ना। तो हम सिर्फ यहाँ पे वो पद्मा अवार्डीज़ की बात करेंगे जो अपने राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। क्योंकि जनरली आप देखोगे उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके, अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि पद्मा अवार्ड्स जैसे कोई भी अवार्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे नॉमिनेशंस होते हैं, बहुत सारे लोग जीतते भी हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। तो आप कहाँ तक ही याद कर लोगे, तो आपको लिमिट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको वो पर्सनालिटीज़ पता होनी चाहिए जो आपके राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले हम कमला बसीन जी की बात करेंगे। तो ये बेसिकली बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट रही हैं, ऑथर रही हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती हैं। अभी इनका रिसेंटली ही निधन हो गया था। और ये याद रखना कि इन्होंने बेसिकली जो सती का ग्लोरिफिकेशन होता था राजपूताना स्टेट में स्पेसिफिकली, कि कैसे यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है जब वो अपने हस्बैंड की डेथ पे उनको भी जो पायर होती है, जो बर्निंग पायर होती है, उसके ऊपर बिठा दिया जाता था। तो वो सती की जो प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉइस रेज करी थी। इन्होंने गाँव गाँव जाके लोगों को अवेयर करवाया कि कैसे ये जो प्रैक्टिस है कानूनन तौर से तो है ही गलत, क्योंकि अब तो कानून भी है हमारे पास इस चीज़ को जो मतलब इलीगल कहता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप मॉरली देखो, एथिकली देखो, तो विमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक सॉर्ट ऑफ वायलेंस की तरह है। तो ये हमें बंद करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता होगा कि जो अपना भंवरी देवी वाला जो केस हुआ था, जिसकी वजह से एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट फाइनली 2013 में आया है, और वो किसके ऊपर बेस्ड था, विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी। फॉर एनी वुमेन, अगर कोई वुमेन है, कोई महिला है जो काम करती है और वहाँ पे अपने काम या अपने वर्क स्पेस के दौरान, अब वो वर्क स्पेस किसी के ऑफिस भी हो सकता है, कोई ट्रांजिट भी हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको अपने काम के दौरान, ठीक है, कि मतलब सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट फिर आप देखोगे विशाखा गाइडलाइंस लाई गई थी। और अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक्ट एग्जिस्ट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। इसके अलावा भी याद रखना हमारे पास शी बॉक्स जो होता है करके एक कंप्लेन काउंटर है। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। आप जाओगे तो वहाँ पे शी बॉक्स के साइड में कॉर्नर है, वहाँ पे जाके भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड है हमारी शिवानी मीना जी। तो ये बेसिकली पहली वुमेन ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं जो एक्सकवेट करेंगी अपनी ओपन कास्ट माइंस को। देखो, अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कोल इंडिया आपको पता होगा कि वो एक सरकारी कंपनी है ना, वो एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। सेकेंडली आप याद रखना, पहले अभी थोड़े टाइम पहले तक, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जब चालू हुआ था उसके पहले तक याद रखना हमारे यहाँ पे जो कोयला था वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी ही एक्सकवेट कर सकती थी, या फिर अगर कोई प्राइवेट कंपनी करती है तो वो उसी शर्त पे कर सकती थी कि वो जो कोयला वो बना रहे हैं वो कैप्टिव माइनिंग करेंगे। कैप्टिव का मतलब होता है खुद ही का कोई पावर प्लांट होगा उसमें यूज़ करेंगे, वो कोयला निकाल के बाहर बेच नहीं सकते थे। लेकिन अभी आपको पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान और हमारा जो रिसेंट बजट आया था उसके अंदर ये दोनों चीज़ों की जो कंडीशंस थी वो हटा दी गई हैं। तो अब जो प्रॉपर कोल माइंस होते हैं उनके ऑप्शंस किए जाएंगे, जैसे अपना टेलीकॉम के ऑप्शंस होते हैं, ट्राई जो करवाता है, वैसे ही आप देखोगे हमारे कोल माइंस के भी ऑप्शंस किए जाएंगे। और अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो चाहे तो कोयला अपनी मतलब जहाँ से उनको माइनिंग करनी है वहाँ से करके उसको बाजार में बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली आप कमर्शियल कोल माइनिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका रीसेंट और स्टार्टिंग थोड़ा सा रिलेटेड पार्ट था जो बजट और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के दौरान हमने किया था। इनफैक्ट आप देखोगे हमने ये सिर्फ कोयले के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे मिनरल्स जो हैं उनको भी आप देखोगे कमर्शलाइजेशन की तरफ ले गए हैं। और ये बात जो है ये कहाँ से आती है, आपके इकोनॉमिक सर्वे से। तो जो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, दोनों में बेसिकली कंपैरिजन किया गया था कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने कमर्शलाइजेशन अलाउ किया वर्सेज कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ हमने कमर्शलाइजेशन नहीं किया, और उन दोनों में बताया कि कितना फर्क पड़ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोडवेज वर्सेज रेलवेज को ले लो, तो रोडवेज में कमर्शलाइज हो गया पूरा, प्राइवेट बसेस सब कुछ ऑपरेट करता है, इसलिए आप देखोगे रोडवेज और बेहतरीन तरक्की कर रहा है। लेकिन रेलवेज में क्या प्रॉब्लम हो गया था कि क्योंकि सिर्फ सरकार उसको मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, सरकार का पूरा कंट्रोल है, कहीं ना कहीं आप देखोगे रेलवेज उतना आगे एक्सपैंड नहीं कर पाया, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर्सेस अदर मार्केट्स की बात करी गई थी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे ने क्या करा था, सिनारियोज कंपेयर किए थे, कुछ कुछ चीज़ों के कंपेयर किए थे जहाँ पे कई जगह जहाँ पे कमर्शलाइजेशन अलाउड है
और कई जगह जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं अलाउड है, ठीक है। और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला था कि कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कुछ सेक्टर्स में अच्छा होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उसी की तर्ज पे सोचते हुए सरकार ने फाइनली कोल में कमर्शियल माइनिंग अलाउ कर दी है, ठीक है। तो अगर अभी क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ कैप्टिव माइनिंग अलाउड है, तो आंसर नहीं होगा उसका, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली अभी था, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। तो ये दीपक जोशी जी हैं। यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे एस कर लेना, सॉरी यहाँ पे तो सही लिखा है लेकिन गलती से यहाँ पे गलत हो गया। तो दीपक जोशी जी और जय सिंह के बारे में बात की जा रही है। तो एक्चुअली इनको सेलेक्ट करा गया है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस करती है। अब आपने इसके पहले लास्ट ईयर सुना होगा कि हमारे महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव के टीचर थे मिस्टर दहीसला जी, तो उनको आप देखोगे इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड मिला था। और इस साल भी आई थिंक इंडिया से 4 नॉमिनेशन गए हैं इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। तो वो होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अपने नेशनल लेवल की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करवाती है, ओके। और इसमें याद रखना कि अपने ये जो 2 टीचर्स हैं ये अपने राजस्थान से सिलेक्ट हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो एक दीपक जोशी जी हैं बीकानेर से और एक जय सिंह जी हैं झुंझुनू से, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे एप्लीकेशन आए थे, फाइनली 44 टीचर्स के आसपास सेलेक्ट किया गया था। और जो टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा वो टीचर्स डे पे दिया जाएगा। अब टीचर्स डे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ एस राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे मतलब बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है, और वो September 5 को आता है ना। चिल्ड्रंस डे कब आता है, 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो कभी भी काम आ सकती है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट है प्रद्युमन सिंह जी। तो ये आपको पता भी होगा, आपने नाम सुना होगा, ये बेसिकली मंत्री रह चुके हैं और इनको सेलेक्ट किया गया है अपना जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके लिए। तो अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, बेसिकली एक संवैधानिक बॉडी है। क्यों? क्योंकि अपना 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, संशोधन जो आया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर आप देखोगे जैसे प्रेसिडेंट अपना नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन बनाता है, वैसे याद रखना गवर्नर जो होता है अपना स्टेट लेवल पे फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है। जनरली आप देखोगे इनका जो कार्यकाल रहता है हर 5 साल में एक बार इनको बनाया जाता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कोरोना वगैरह आ गया, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि इनका या तो कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए या वापस इनकी नियुक्ति हो जाए, ठीक है। तो बस इतना याद नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को इतना पता होना चाहिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। तो ये याद रखना आप लोग, ओके। फिर हम चलते हैं अखिल अरोड़ा जी। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, बस ये है कि उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया था मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वगैरह का, और ये अभी वैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अपने फाइनेंस के, ठीक है। और जो सिद्धार्थ महाजन जी थे उनको आप देखोगे सेक्रेटरी हैं अभी भी मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोरोना के टाइम पे काफ़ी निकल के आई थी, तो थोड़ा बहुत आपको बस ऐसे ग्लांस थ्रू कर लो, इतना ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। जगन्नाथ पाटिया जी का नाम तो मुझे लगता है सबने ही सुना होगा जिसने पॉलिटिक भी पढ़ी है। तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं राजस्थान के, और इनफैक्ट आप देखोगे गवर्नर भी थे ये हरियाणा के, ठीक है। और आप देखोगे कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो जगन्नाथ पाटिया जी के बारे में हो सकता है वो आपसे 1-2 स्टेटमेंट पूछ लें कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो उस बारे में आप थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाइएगा, है ना। एटलीस्ट आप ये तो देख सकते हो कि वो चीफ मिनिस्टर जो थे वो कौन से कार्यकाल में रहे थे, तो वो सब आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर आप देखोगे बन्ना लाल जी, तो इनको आप देखोगे अपॉइंट किया गया है अपना एक स्पेशल ड्यूटी का ऑफिसर जो होता है 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे तो 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया, उसी के अंदर आप देखोगे इनकी भी नियुक्ति हुई है। अब हम चलते हैं अपने अच्छे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल की तरफ, जो है पद्मा अवार्डीज़ फॉर राजस्थान। देखो इसमें मैं आपको बताऊँ तो 1 मिनट, हम यहाँ पे ना बेस्ट रहेगा कि मैं आपको एक बार पद्मा अवार्डीज़ का यहाँ पे ये दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये मैंने पद्मा अवार्डीज़ की जो वेबसाइट है वो खोल रखी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हो वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पद्मा अवार्डीज़ जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है, तो वो है भारत रत्ना। भारत रत्ना के बाद आपके आते हैं ये तीनों पद्मा अवार्ड्स। अब 3 पद्मा अवार्ड्स में कौन कौन से आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे कि कौन सा किस चीज़ के लिए है, तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है पद्म विभूषण जो होता है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए होता है। पद्म भूषण जो होता है वो सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, और पद्मश्री जो होता है उसे थोड़ा सा एक लेवल कम, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है। और याद रखना कि कभी भी एक अवार्ड अगर आपको मिल गया, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म भूषण भी मिलता है, और कई बार तो पद्म विभूषण भी मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी अवार्ड लाइन से मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आज ही एक सपोज इस साल पद्मश्री मिल गया तो अगले साल ही पद्म भूषण मिल जाएगा, नहीं होता। जनरली आपको 5-6 साल का गैप देना पड़ता है एक अवार्ड से दूसरे अवार्ड के बीच में, ठीक है।
और यार अब आप सोचोगे कि मैम ये पद्मा अवार्ड देता कौन है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक पद्मा अवार्ड की कमेटी बनाई जाती है जो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं हर साल, ठीक है। और ये कमेटी जो होती है फाइनली रेकमेंड करती है, और अवार्ड कौन देता है आपको, प्रेसिडेंट देते हैं, और रिपब्लिक डे के दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि इस बार वैसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था पद्मा अवार्ड्स पे। तो ये जो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स जो थे ये स्टार्ट करे गए थे 1950s के आसपास, 1954 में प्रिसाइजली, ठीक है। और इसके बाद याद रखना ये 2-3 बार सस्पेंड भी हुए हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे 1978-79 में जब अपना देखोगे इमरजेंसी की जज्बात का जो सिनेरियो था, फिर आप एक देखोगे 1992 से 7 के बीच में, तब आप देखोगे ये बेसिकली नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली हमेशा से थे, बीच में ऐसे कुछ कुछ साल आए हैं जहाँ पे वो नहीं थे, ठीक है। और एक और चीज़ जो है, क्या हमारे यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स जो है वो सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं? आंसर बिल्कुल गलत है। आप ये देखोगे हमारे यहाँ भारत रत्न जो था, अगर आपको याद हो तो हमने खान अब्दुल गफर खान जो अपने फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो जिन्होंने आप देखोगे अपना जो पश्तून रीजन होता है वहाँ पे पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, ठीक है, गांधी जी के तर्ज पे, तो उनको भी दिया गया था, ठीक है, पॉस्टुमसली। तो दो चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। पहला क्या कि ये पॉस्टुमसली मतलब अगर कोई बंदा भी प्रेजेंट में जीवित नहीं है लेकिन उसने अच्छे काम करे हैं पहले, तो उसके लिए भी दिया जा सकता है, करेक्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है सिर्फ इंडियंस को नहीं बल्कि नॉन इंडियंस को भी दिए जाते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, जो अपने बांग्लादेश के फाउंडर थे शेख क्या कहते हैं, जो जिन्होंने 1971 के जो वॉर हुआ था उस समय जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश सेपरेट हुआ, फिर वो अलग से एक कंट्री बनता है, तो उनको भी अभी आप देखोगे रिसेंटली अवार्ड दिया गया था, है ना। तो ऐसे हम बाकी लोगों को भी दे सकते हैं। और इसमें याद रखना हमारे यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप पर्टिकुलर जेंडर के होगे, पर्टिकुलर आपकी पोजीशन होनी चाहिए या ऑक्यूपेशन होना चाहिए या रेस के होने चाहिए, ठीक है। इसमें बस ये है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो PSUs वगैरह में काम करते हैं उनको नहीं दिया जाता, बल्कि पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दिया जाता है। हाँ, इन रिस्पेक्टिव ऑफ के PSU में काम कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट एंटरप्राइज में काम कर रहे हो तो उनको आप देखोगे दिया जाता है, ठीक है। और ये याद रखना, देखो इसका ऐसे कोई लिस्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप बोलोगे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में से आपको दिया जाएगा। इसमें जनरली सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। आप आर्ट्स में कुछ अच्छा कर रहे हो, स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए आपने कुछ किया है, पब्लिक अफेयर्स के लिए कुछ किया है, लिटरेचर है, सिविल सर्विसेज है, मेडिसिन है, तो हर चीज़ में आप देखोगे आपका नॉमिनेशन किया जा सकता है, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 5 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अलग अलग अवार्ड्स के लिए ना आपको अलग अलग वो दिए जाते हैं, मतलब जैसे एक मेडल मिलेगा, एक सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ चीज़ मिलती है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रेसिडेंट आपको पर्सनली साइन करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना, अगर सपोज आप पद्मश्री हो तो आप इसको प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के आगे, ठीक है। बस आपको ये एक टाइटल नहीं है जो आपको कॉन्फर किया गया है जो आप अपने नाम के आगे लगाओगे, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है, ये बस बेसिकली याद रखना कि आप कहीं अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो तो वो मेंशन कर सकता है, लेकिन आपके नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह नहीं लगा सकते, ओके। एंड एक और चीज़ थी कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो 120 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप ये होम पे जाओगे ना तो आप ओहो सॉरी तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि यहाँ पे अगर आप होम पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे नॉमिनेट करने को बोल रहा है। तो आजकल इस सरकार ने एक नया पैटर्न चलाया है जहाँ पे आप चाहो तो आपको अगर कोई लगता है वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण मिलना चाहिए, तो आप भी नॉमिनेट कर सकते हो किसी को। और वहाँ पे ऐसे जाओगे तो पद्मा अवार्ड की वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको नॉमिनेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ नॉमिनेट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑब्वियसली सरकार उस पर चेकिंग वेकिंग करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था पद्मा अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि वैसे भी UPSC में पूछ लिया तो हाई चांसेस है कि हो सकता है RPSC में भी पूछ ले, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ओके। तो पद्मा अवार्डीज अगर हम देखें राजस्थान के फॉर 2021, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी जो 72nd रिपब्लिक डे आया था उस दिन ये अवार्ड दिए गए थे। तो इसमें एक लाखा खान जी हैं, उनको ये अवार्ड मिला था। एंड ये याद रखना, ये बेसिकली जो मंगनियार कम्युनिटी नहीं होती अपनी, तो उसमें बिलोंग करते हैं, जो अपने गाते हुए चलते रहते हैं बेसिकली, तो ये उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। फिर एक है श्याम सुंदर पालीवाल जी, और ये पेड़ उगाने के लिए काफ़ी फेमस है। इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ ट्रीज़ को प्लांट करने में निकाल दिए, और साथ में गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, ठीक है। और इनको हम लोग किरण निधि योजना के लिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने 111 पेड़ उगाए थे। अगर एक जैसे गांव में बच्ची होती है तो हर एक बच्ची के लिए उन्होंने 111 पेड़ या पौधे उगाए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी स्कीम। फिर एक है अर्जुन सिंह शेखावत जी, और ये याद रखना इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। इनका एक वर्क था भाकररा भूमिया,
और इसके लिए आप देखोगे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अक्लेमेशन मिला था, स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा था। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, तो ये आप देखोगे पहले ये बंदे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया था कोविड-19 का, स्पेशली राजस्थान में। ठीक है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जी, इनको आप देखोगे नेशनल लेवल का अवार्ड मिला गया था फॉर मतलब कंट्रीब्यूशन है इनका नेशनल डेवलपमेंट में, उसके लिए। ठीक है। और डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा जी, तो ये आप याद रखना मतलब इनको क्रिस फ्रीमैन डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में अपना योगदान दिया है। ठीक है। बेसिकली साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंस की फील्ड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया है और ये वैसे तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं अपने प्रोफेशन से, लेकिन एनवायरनमेंट में काफ़ी रुचि रखते हैं। ठीक है। फिर एक आ जाएगा आपका 3 पुलिसमैन ऑफ राजस्थान पुलिस ऑल्सो अवार्डेड, तो इसके अंदर आप देखोगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है। अब आपसे कोई पूछे कि एनसीआरबी क्या है, तो एनसीआरबी याद रखना कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ये लेजिस्लेटिव है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब क्या है कि एनसीआरबी 1986 में ऐसे ये पुलिस टास्क फोर्स वगैरह बनाए गए थे, तो उनके रिकमेंडेशंस पे ये बॉडी बनाई गई थी, 1986 में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि यही वो बॉडी है जो प्रिजन्स इन इंडिया, सुसाइड्स इन इंडिया, क्राइम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स लेके आती है, अपने एक्सीडेंट्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट कौन लेके आता है, एनसीआरबी लेके आती है। ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे एनसीआरबी का जो पूरा काम है वो अभी वो लोग ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क सब ऑनलाइन जा रहा है। तो ये एनसीआरबी जो है हमारा यहाँ पे जो जैसे होता है ना, कई बार आप देखोगे कि कोई मतलब हादसा हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई किलिंग हो गई, तो पुलिस कई बार फिंगरप्रिंट्स देती है, तो वो फिंगरप्रिंट स्टोर कहाँ पे किए जाते हैं, एनसीआरबी के डेटाबेस में। ठीक है। तो ये एनसीआरबी जो है वो स्टोर हाउस भी आपके फिंगरप्रिंट्स का, फुटप्रिंट्स का और ये सब। और यहाँ पे आप देखोगे ट्रेनिंग भी इसी के अटैच्ड कुछ ऑफिस या फिर आप देखोगे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ ब्यूरोज हैं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है पुलिसमैन को। ठीक है। तो ये काफ़ी मल्टी फंक्शनल रोल करती है विद इन दी पुलिस, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे डॉक्टर विश्वास मेहता जी का नाम है, इनको बेसिकली प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड का मतलब प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया था, और क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कोविड-19 के मैनेजमेंट के दौरान। ठीक है। फिर स्वाति राठौर जी हैं, ये आप देखोगे इनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी अपनी इंडियन एयरफोर्स में, और इन्होंने बेसिकली याद रखना अभी जो अपनी 26 जनवरी की परेड नहीं निकलती है उसके अंदर आप देखोगे उन्होंने फ्लाई किया था। ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि विमेन ऑफिसर ने कोई फ्लाई पास्ट को लीड किया हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात थी और आई थिंक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर गर्ल्स ऑल्सो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब आप देखोगे फाइनली गर्ल्स के लिए खुल रहे हैं, है ना। फिर आप देखोगे रणजीत सिंह गुज्जर जी, इन्होंने अपना एनसीसी का स्क्वाड लीड किया था रिपब्लिक डे की परेड पे राजपथ पे। ठीक है। फिर आपके हरिप्रसाद शर्मा जी आ जाएंगे, ये आप देखोगे इनको अपॉइंटमेंट किया गया है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का, जो अपना आरएसएसबी होता है ना, जो आप देखोगे वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो उसके ये अभी हेड बने हुए हैं। जीके व्यासी का नाम हमने कल भी पढ़ा था, ये आप देखोगे इनको अपॉइंटमेंट मिला है अपना स्टेट एचआरसी जो होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका चेयरमैन का। अब देखो अभी रिसेंटली अगर आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे देखो सबसे पहले तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स जो एक्ट आता है अपना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, वहाँ से ये आता है। ठीक है। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सेम एक्ट से आपने एनएचआरसी भी बनाया है, मतलब नेशनल लेवल का ह्यूमन राइट्स कमीशन, और सेम ही एक्ट से आपने एसएचआरसी भी बनाया है। ठीक है। अब इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे लास्ट ईयर ही 2020 में। वो क्या थे? सबसे पहली बात तो है कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स जो एनएचआरसी में ऐड करे गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ थी आपका रिटायरमेंट एज, तो पहले आपका रिटायरमेंट एज आई थिंक 70 या ऐसे कुछ हुआ करता था और 5 साल का आपको कार्यकाल दिया गया। अब आपको बोला है कि आपको 3 साल का कार्यकाल ही मिलेगा और 70 ईयर्स आपकी एज है, तो मतलब जब तक आप काम कर सकते हो, या तो आपके 3 साल पूरे हो जाए या फिर 70 साल के हो जाओ, तो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। तभी आप काम कर सकते हो एसएचआरसी में। पहले एसएचआरसी में क्या था कि जो आपका हेड होगा या वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए था, अब ऐसा नहीं है। अब आप जज ऑफ जो अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं, वो भी इसके आप देखोगे चेयरमैन वगैरह बन सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो किए गए हैं। और लास्ट एक चेंज जो किया गया है वो ये है कि अब जो एनएचआरसी होगा वो दिल्ली रिलेटेड जो भी अपना ह्यूमन राइट्स का काम होगा वो एनएचआरसी देखेगा, और जो यूटीज़ का जो बाकी जो यूटीज़ हैं अपने, जो आप देखोगे हमारे यहाँ 8 यूटीज़ हैं, तो उसमें से जो एक का तो काम हो गया एनएचआरसी कर रहा है, तो बचे 7 यूटीज़, तो 7 यूटीज़ का या तो आप अलग से यूटी का एचआरसी बना दो, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर आपको इंडिविजुअल नहीं बनाना तो आप कोई भी स्टेट का जो एसएचआरसी है वो बेसिकली एडिशनल काम कर सकता है उस यूटी का भी। ठीक है। जैसे सपोज आप देखोगे कि केरला का जो एचआरसी है, प्रॉब्ली हो सकता है आप उसको लक्षद्वीप का एडिशनल चार्ज दे दो। ठीक है।
तो ऐसे करके आप किसी भी यूटी का एडिशनल चार्ज दे सकते हो किसी भी स्टेट एचआरसी को। ओके, तो ये आपको कुछ चेंजेस हैं जो अभी बहुत ही रिसेंटली ही किए गए हैं, आई थिंक 3-4 मंथ्स या 5 मंथ्स ही हुए हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो करंट अफेयर्स में थे जो आपको पता होने चाहिए। ओके, फिर आप देखोगे बनवारी लाल शर्मा जी हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं अपने जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, जो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है जो अभी रिसेंटली पास हुआ है 2020 में, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे 3 लेवल के कमीशन होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, एक स्टेट लेवल कमीशन और एक नेशनल लेवल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो जो अपना स्टेट लेवल का कमीशन है उसके अभी फाइनली जो हेड बनाए गए हैं वो है बनवारी लाल शर्मा जी। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पूरा मामला है ना, ये याद रखना बेसिकली अमेरिका से शुरू होता है और आई थिंक 1970s 80s के आसपास ही वहाँ पे पूरी डिमांड उठती है कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। भाई कंज्यूमर्स को आप देखोगे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो। कंज्यूमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अगर उनका प्रोडक्ट खराब निकले, उनकी कोई सर्विस खराब मिले, तो एटलीस्ट उनके पास कोई रिकोर्स तो हो कि वो कोर्ट में जाके या कहीं और जाके क्लेम कर सकें, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ऐसे सब जो राइट्स थे बेसिकली हम जनरली हम बोलते हैं कि 6 राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो 6 राइट्स कौन से होते हैं? जैसे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट टू एक्सेस हो जाएगा, राइट टू कंज्यूमर रिड्रेसल ग्रीवांस रिड्रेसल हो जाएगा, ठीक है, राइट टू चॉइस हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके 6 राइट्स होते हैं जो हर कंज्यूमर को अवेलेबल होने चाहिए। तो उसी राइट्स के तर्ज को आप देखोगे इंपॉर्टेंट देते हुए हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था आई थिंक वो 1986 का था, और उसके बाद फाइनली अभी हमने अमेंडमेंट करके 2020 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया है। अब इसके अंदर याद रखना आपके 3-4 चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो है तो बहुत लंबा चौड़ा सा एक्ट, लेकिन आपको उतना याद नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 5-6 चीज़ें जो बेसिक होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए जो चेंजेस हुए हैं इसमें मेजर। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले सपोज अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आप घूमने गए कश्मीर, आपने कश्मीर से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, अब आप वापस आ गए, तो अगर आपको सपोज वो प्रोडक्ट आके आपने जयपुर में यूज़ किया, तो आपको आप जयपुर से फाइल नहीं कर सकते थे केस, आपको कश्मीर ही जाना पड़ता केस फाइल करने के लिए, मतलब जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा है या जहाँ पे वो परचेजिंग ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है वहाँ से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप कहीं से भी केस फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। तो ये एक तो जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई है। सेकेंड चीज़ आप देखोगे क्लास एक्शन सूट जो है वो अब आप कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है, ठीक है, अब उस नए प्रोडक्ट की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, 50-100 लोग हैं। तो पहले क्या होता था कि इंडिविजुअली हर किसी को कंप्लेन फाइल करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे आप सारे लोग मिलके एक साथ एक क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो। जैसे यूएस वगैरह में होता है ना, कई बार आप देखोगे एक प्रोडक्ट के लिए लोगों ने क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया, तो अगर वो केस जीतते हैं तो सबको आप देखोगे कॉम्पनसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये अब आप अलाउ कर दिया गया है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ पे जो पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के जो रिड्रेसल कमीशन थे उनकी एक मॉनिटरी लिमिट डिसाइड होती थी कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट वाला है वो 20 लाख तक के केसेस देखेगा, स्टेट वाला जो है वो सपोज करो 50 लाख के तक देखेगा, ऊपर वाला जो है 50 लाख से ऊपर देखेगा। अब हमने ये लिमिट बढ़ा दी है, 1 करोड़ तक के केसेस, 2 करोड़ तक के केसेस, ऐसे हमने लिमिट इंक्रीज कर दी है ताकि मैक्सिमम केसेस जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ही निपटा सको, ठीक है। फिर चौथी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ पे अब एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है, ठीक है। पहले ऐसी कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी, अब ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ गई है। तो ये क्या होगा बेसिकली, अगर सपोज इसको दिख रहा है, आपने सपोज कंप्लेन कर दी है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है, तो ये भी आप लोगों की तरफ से एक क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकती है। ये देखेगी कि वर्किंग कैसी हो रही है, इस प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ढंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, कैसे हम देखोगे प्रोडक्ट और सर्विस को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। फिर एक और क्या चेंज किया गया है कि सपोज करो, अब आपने टीवी पे देखा होगा बहुत सारे पान मसाला, गुटखा और ये सब के ऐड आते हैं, है ना, आते तो हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये इलीगल है, तो आप माउथ फ्रेशनर की तरह उनको प्रमोट करते हो। अब जो भी है मैं आगे तो नहीं कहूँगी, तो आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर सपोज आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, ठीक है, और वो खराब निकला, तो अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पहले याद रखना प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं थी। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, सर्विस यूज़ करी जो खराब निकली, तो ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता था कि आपको पक्का से क्लेम मिल जाएगा। अब लेकिन याद रखना जो नया एक्ट आया है उसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है, कोई सर्विस खराब निकलती है, तो आपको उसके लिए आप प्रॉपरली क्लेम कर सकते हो। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी किसकी है? जो सेल कर रहा है उसकी भी है, जिसने सामान बनाया है उसकी भी है, और जो एडवर्टाइज कर रहा है उसकी भी है। तो अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट किया और वो गलत चीज़ें दिखा रहे एडवर्टीजमेंट में, तो इनफैक्ट आप जो एडवर्टाइजमेंट का एंडोर्सर है, जैसे सपोज शाहरुख खान है या कोई और भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर अपना क्लेम कर सकते हो क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ को एडवर्टाइज किया है, ठीक है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, तो आपको पता है कि ये इन प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड की न्यूज़ आ रही थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि ये लोग अपनी प्राइसिंग वगैरह कम कर देते हैं, और आप देखोगे कि सामान ज़्यादा सस्ता मिलता है, तो हमारे जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों पर भी अब आप देखोगे इस एक्ट के अंदर ला दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसे प्रिडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं। प्रिडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, अपनी प्राइस इतनी कम कर दो कि सामने वाला आउट ऑफ बिजनेस ही चला जाए। तो ये ऐसी चीज़ें अब आप देखोगे ऑनलाइन नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना, इवन जो ये ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, इनको प्रॉपर्ली कोई भी जब वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसका कहाँ से बनाया गया है, उसका गारंटी, वारंटी, रिटर्न कंडीशंस, रिफंड कंडीशंस, वो सब मेंशन करके देना पड़ेगा। उनको प्रॉपर एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैठाना पड़ेगा, जो बेसिकली 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्नॉलेज करेगा कि हाँ उसको एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है, और फिर आप देखोगे उसको एक टाइमलाइन दी जाएगी कि उस टाइमलाइन के अंदर उसको कंज्यूमर की जो कंप्लेन है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं जो इसमें चेंज हुई हैं, जो आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो सेम चीज़ है वो तो वो पूछेंगे नहीं, जो चीज़ें चेंज हुई है ना वो पूछेंगे आपसे, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर आप आ जाओ श्री विष्णुचरण मलिक जी पे। तो ये एक्चुअली इनको बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस ऑफ राजस्थान। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सेंसस 2021 कंडक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली डिले हो गया है, सेंसस 2021 वॉज प्लान्ड फॉर मार्च अप्रैल, लेकिन कोरोना की जो सेकेंड लहर थी उसको देखते हुए आप देखोगे सेंसस का जो भी काम था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। अब सेंसस की बात आएगी, क्योंकि सेंसस हमारे यहाँ पे आप देखोगे हर 10 साल में होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेसीनियल सेंसस। तो इसलिए अगर आप कहीं सुनोगे डेसीनियल सेंसस है तो वो गलत नहीं है, इसका मतलब है कि वो 10 साल में होने वाला एक बार वाला सेंसस है, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे सेंसस की शुरुआत 1872 के आसपास होती है, लेकिन तब इतना रेगुलराइज नहीं था। ये पहली बार था जब हमने ऑल इंडिया को यूनिफॉर्म पैटर्न पे सेंसस लिया हो, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉपरली सेंसस जो थे वो 1881 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो 1881 से लेकर अब आप देखोगे हम 2021 पे आ गए। ओके, तो और सेंसस जो होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो नेशनल लेवल पे आप देखोगे आपके यहाँ पे एक सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है और रजिस्ट्रार जनरल, तो वो आप देखोगे ऑपरेशंस कंडक्ट करवाता है। और एक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ और याद रखना कि सेंसस का काम कराना जो है ना वो सरकार की ऑब्लिगेशन है हमारे संविधान के अंदर, ताकि हमें पता लगे कि देखो सेंसस क्या है। सेंसस एक एक्सरसाइज है, वो आपके घर पे आपने देखा होगा लोग आते हैं पूछते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या सोशल पैरामीटर्स हैं आपके, सोशल इकोनॉमिक, आप कितने के दिन काम करते हो। तो ये पूरा आपका देखोगे डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसी डेटा से आप देखोगे फाइनली एनालिसिस किया जाता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ रही है, मेल फीमेल का रेशियो कितना है, कितने बच्चे जो हैं, कितने पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो 0 से 6 ईयर्स की एज में है, या फिर 6 से आप देखोगे 19 है। तो ऐसे करके आप देखोगे अपने पूरे पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। तो एक आप बोल सकते हो अपनी पूरी कंट्री का एक स्नैपशॉट होता है सेंसस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ये, और हर 10 साल में एक बार की जाती है। अब 2021 वाले सेंसस की खास बात क्या है, ये है कि सबसे पहले जो 2021 का सेंसस है वो याद रखना पूरा डिजिटल हो जाएगा, कंप्लीटली डिजिटल सेंसस होगा ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या होगा कि जो आप जिसे पहले क्या होता है पेन और पेपर लेके आते थे सेंसस वाले लोग, है ना, अब क्या होगा वो टैबलेट एकदम मॉडर्न चीज़ लेके आएंगे आपके घर पे और तभी के तभी डेटा रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि देखो पहले जब वो पेन पेपर से लेके आते थे तो सारा वो लोग सब लोग पहले पेन पेपर पर डेटा लेके आएंगे, फिर उसको कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे, फिर आप देखोगे उसमें एनालिसिस वगैरह होगा। अब क्या होगा, डायरेक्टली आपने टैब में डेटा एंटर किया कि डायरेक्टली आपके सेंट्रल सॉफ्टवेयर में चला जाएगा और इमीडिएटली आप देखोगे आपका डेटा जो होगा वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2011 का सेंसस हुआ, ठीक है, तो पूरा 2011 का जो साल था वो सेंसस में निकल गया। उसके बाद 2-3 साल सरकार को सिर्फ उसको एनालाइज करने में जाते थे। क्यों? क्योंकि 1 साल तो आपको सिर्फ डेटा चढ़ाने में लग जाएगा ऑनलाइन, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, फिर एनालाइज करोगे। अब क्या होगा, ये जो 2-3 साल का जो गैप है ना ये खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है क्योंकि डिजिटल हो गया है पूरा सेंसस, तो 2021 का सेंसस का जो डेटा है वो आपको 2022 के एंड तक ही मिल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं एमएल लाठर जी पे। तो ये आपको पता ही होगा कि इनको अभी इनकी नियुक्ति हुई है अपने डीजीपी ऑफ राजस्थान की तरह। और ये देखो अपने यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अपना यूपीएससी वर्सेस एसपीएससी जिसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन लेवल पे काम करता है, और एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो राजस्थान स्टेट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल अगर आप देखोगे तो 2 बॉडीज़ भी हो सकती हैं, जैसे आप बोल सकते हो, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो राजस्थान का होगा, और एक आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो अपने इंडिया लेवल पे होगी।
याद रखना, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं एंट्री लेवल का, जैसे आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? आपका एसपीएससी, ठीक है? लेकिन जो आपकी नियुक्ति होगी, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो आपका पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है? वो कौन हैंडल करता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ़ जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस है, वो सिर्फ़ आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है, लेकिन ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, वो सारा काम जो है, वो आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सँभालते हैं। ओके? तो ये इसमें हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, तो आप, मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा, तो ये भी आरपीएससी के करंटली चेयरमैन हैं और ये बेसिकली पास्ट में आईपीएस रह चुके हैं और ये पहले आईपीएस नहीं है जिन्होंने ये पद संभाला है, या 6वें आईपीएस हैं जिन्होंने चेयरमैन बने हैं बेसिकली अपने कमीशन के। ठीक है, निरंजन कुमार आर्य हमने लास्ट कल भी पढ़ा था, ये बेसिकली अपने नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं राजस्थान के। अब देखो, कल हमने लेकिन एक चीज़ जो नहीं पढ़ी थी वो थी कि चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। देखो, चीफ सेक्रेटरी का वही रोल होता है जो कैबिनेट सेक्रेटरी का नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे आईएएस ऑफिसर्स के जिसको हम पिता बोलते हैं, तो वो कौन है? तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो नेशनल लेवल पे। वैसे ही हमारे जो राजस्थान में काम करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि ध्यान रखना पूरी सर्विसेज का, ओवरऑल आप देखोगे इनका कंडक्ट वगैरह देखना, तो वो सब चीफ सेक्रेटरी का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे जैसे हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट को संभालता है, वैसे याद रखना राजस्थान लेवल पे जो भी अपना कैबिनेट होगा, ठीक है, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी अलग है तो ठीक है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी उस पदभार को भी संभाल लेता है। ठीक है, फिर आप देखोगे दो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा और आईपी जैन। ये बेसिकली इंडियन प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और इनका नाम अभी वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में इंक्लूड हुआ था। ठीक है, और ये यूएस की जो बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनकी रैंकिंग में इनका नाम आया था। एक जो हमारे प्रोफेसर मेहरोत्रा जी हैं, उनका भी निधन हो गया था। तो ये ऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे और आईपी जैन साहब जो हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में अभी भी काम करते हैं। ठीक है, तो बस नाम पता होना चाहिए कि अगर आपको आ जाए कि मेहरोत्रा एंड आईपी जैन आर रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पता लगेगा कि दो यहाँ पे लेडीज़ हैं, जसोदा और वसुंधरा। तो ये आप देखोगे बहुत ही न्यूज़ में थी क्योंकि इनको अभी इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज़ अवार्ड मिला है। एक्चुअली इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, जो गर्ल चाइल्ड का वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट, जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसको स्टॉप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया अपने गाँव में। तो इनफैक्ट आप देखोगे वसुंधरा जी जो है वो चुप्पी तोड़ो मूवमेंट नहीं आया था कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, जो आप देखोगे सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर लड़की को बेहतरीन तरीके के मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल हो, ताकि इन्फेक्शंस और जो भी बीमारियां होती हैं वो सब ना हो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका नाम जो है जसोदा और वसुंधरा, ये किससे रिलेटेड है? अपने चिल्ड्रंस पीस प्राइज से। ठीक है, फिर आप देखोगे नीना सिंह जी हैं, तो ये एक्चुअली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है राजस्थान की जिनको डीजी का रैंक मिला है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में थी। और एक है प्रखर आसफा जी, तो ये आप देखोगे गोल्फ प्लेयर हैं नेशनल लेवल के। और अच्छा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी ओलंपिक्स में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया से कोई अवार्ड तो नहीं आया, लेकिन एक फीमेल थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी उनकी, कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, गोल्फ में प्रदर्शन दिया था ओलंपिक्स में। तो वो कौन थी वो आप मुझे बताने वाले हो। ठीक है, और बाकी प्रखर आसफा जी भी याद रखना, गोल से ही रिलेटेड है। ओके, फिर हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो है अपना टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। देखो ओके, अभी इस साल यूपीएससी में भी फाइनली ओलंपिक्स पे क्वेश्चन आ गया। ओलंपिक्स में नहीं, इनफैक्ट आप देखोगे 3 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत पहले आते थे यूपीएससी में, मतलब आई थिंक 5-6 सालों से उन्होंने कभी भी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अब वापस उन्होंने पूछना चालू कर दिया, तो आपका काम बढ़ गया है। तो हो सकता है कि राजस्थान में तो आई थिंक पूछते ही हैं हमेशा से, तो पूछने जाने की संभावना भी बड़ी रहती है। तो हर साल याद रखना, जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही आप देखोगे पैरालंपिक्स भी होते हैं उसी सिटी में जनरली जहाँ पे ओलंपिक्स को आओ। तो इस बार जैसे टोक्यो ओलंपिक्स था 2020 का, वैसे आप देखोगे टोक्यो पैरालंपिक्स भी होगा, 2020 का हो चुका है। और जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि लास्ट 2-3 सालों से इंडिया का जो परफॉर्मेंस है टोक्यो पैरालंपिक्स में वो बहुत ही अच्छा लेवल का जा रहा है। इवन इनफैक्ट आप देखोगे ओलंपिक्स से बेटर परफॉर्मेंस हम पैरालंपिक्स में दे रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे इस साल का पैरालंपिक्स तो और ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हमारे यहाँ से एक सिविल सर्वेंट ने, एक आईएएस ऑफिसर ने एक अवार्ड जीत के लाया। वो देश के पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने
एक ओलंपिक मेडल जीता हो, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी ये। और इसमें आप देखोगे राजस्थान के जो 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में जीता है, जैसे अवनी लेखेरा जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये आई थिंक पहली बंदी हैं जिन्होंने शायद 2 मेडल्स एक साथ जीते थे किसी ओलंपिक्स में, बेसिकली पैरालंपिक्स में, और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था शूटिंग में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे अब इनकी इस मतलब होता है ना इतना अच्छा इन्होंने जो प्रदर्शन दिया था उसको देखते हुए सरकार ने इन्हें नियुक्त कर दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एज अ एम्बेसडर। जैसे आप देखोगे जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उन्होंने आई थिंक साक्षी मलिक जी को अपॉइंट किया था लास्ट टाइम जब वो ओलंपिक्स में कुछ मेडल जीत के लाई थी। तो वैसे ही आप देखोगे हमारी सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन है उसके लिए अवनी लेखारा जी को एम्बेसडर चुना है। फिर आप देखोगे देवेंद्र झाझरिया जी, इनका तो नाम आपने लास्ट टाइम भी सुना होगा। इन्होंने लास्ट टाइम गोल्ड जीता था, इस टाइम इन्होंने सिल्वर जीता है, और ऑब्वियसली इनका जैवलिन थ्रो रहता है, ठीक है। और फिर है आपके सुंदर सिंह गुर्जर जी। तो सुंदर सिंह गुर्जर जी जो हैं वो याद रखना आपके ब्रॉन्ज जीत के लाए हैं, और ये आप याद रखना ये भी जैवलिन कैटेगरी में बेसिकली लेके आए थे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके पहले कि मैं एंड करूं, अगर आपको चाहिए कि हम ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स पे थोड़ा सा और एक डिटेल वीडियो लेके आएँ तो आप ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ राजस्थान स्टेट से जो अवार्ड जीते हैं वो कवर करे हैं। अगर आपको चाहिए कि हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दें कि ओलंपिक्स में कौन कौन जीता था और कौन से अवार्ड्स इंडिया ने जीते हैं, जैसे आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि हमारा काउंट कितना था, कि हमने गोल्ड कितना जीता, सिल्वर कितना जीता, ब्रॉन्ज कितना जीता, ठीक है, इस साल का थीम क्या था। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा, हम एक वीडियो और लेके आ जाएंगे अलग से, ठीक है। लेकिन हमें वीडियोज़ बड़े नहीं करने हैं, तो हम उतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।